तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आपकी क्लास 9th केमिस्ट्री, आईसीएसई केमिस्ट्री वाला जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ओके, क्लास 9th का केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस, इसके बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को करेंगे कंप्लीट इस वीडियो में, ओके। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम लोग ने जो कुछ भी पढ़ा उसको एक क्विक रिकैप हो हमारा, हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी आ जाए हमको कितना कुछ समझ में आया है, ओके। तो उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो बच्चा तो हमेशा बोलता है सबसे पहले कि भाई देखो कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में, राइट। तो बच्चा देखो, बच्चे ने तो बताया कि ये तो हम लोग कवर कर चुके हैं, राइट। ये सारे 4 टाइप के रिएक्शंस हम लोग ने पढ़ लिए हैं पिछले वाले वीडियो में, ओके। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस वाले वीडियो लेक्चर में एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल चेंज, ओके। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, ऐसे रिएक्शंस जिनमें लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और या फिर लाइट इवॉल्व हो रही है, और ऐसे रिएक्शंस जिसमें ओके इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। बस खत्म, इतना पढ़ लिया, बात बन गई अपनी, ओके। तो देखो अभी ध्यान दो, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, ओके, एनर्जी चेंजेस को समझने की, ओके, जो होती है कोई भी केमिकल रिएक्शन में। तो अब कोई भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? सबसे पहले एक बेसिक सी आइडिया हमको तो पता ही है कि भाई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स बनते हैं प्रोडक्ट्स, बरोबर, ओके। तो जो भी रिएक्टेंट्स होंगे वो कन्वर्ट होंगे इनटू प्रोडक्ट्स। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, 2 चीजें पक्का होती है। सबसे पहली चीज, बॉन्ड्स टूटते हैं बिटवीन द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके। तो जो भी रिएक्टेंट होगा हमारा, उस रिएक्टेंट जो भी मॉलिक्यूल है, ओके, तो उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल जो एटम से बना हुआ है, उन एटम्स के बीच में कुछ बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके। अब ध्यान देना, हमेशा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए देखो, अगर आपने आपके कोई दोस्त को पकड़ा होगा, ओके, एकदम कस के पकड़ा होगा, तो आप दोनों को दूर करने के लिए कुछ तो लगेगा ना, एनर्जी, राइट। तो दोनों साइड से दोनों को खींचना पड़ेगा, या फिर बीच में से कोई किसी को घुस के जाना पड़ेगा, ओके, धक्का देके जाना पड़ेगा, तो एनर्जी लगेगी भाई, राइट। इन शॉर्ट, तुम दोनों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वैसे ही एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, उसको भी तोड़ने के लिए भाई साहब एनर्जी लगती है, ओके। अब एनर्जी लगती है तो एनर्जी क्या होती है मालूम है? मतलब एनर्जी लगती है, इसका मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन में फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ओके। आ गई बात समझ में, ओके। तो कोई भी एक सिंपल रिएक्शन हम लोग अगर पकड़ ले, सपोज अगर मैं एक सिंपल रिएक्शन लेता हूं, ओके, इस चीज को समझने के लिए, मीथेन का कंबशन, ओके। तो मीथेन का कंबशन मतलब मीथेन बर्न हो रहा है, आग लग रही है उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो मैं मजाक कर रहा हूं, आग लग रही है, मीथेन बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमको क्या मिलता है भाई साहब? हमें मिलता है प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और फिर और क्या मिलता है? ओके, हीट लाइट भी मिलती है, ओके, हीट और लाइट भी मिलती है। अब चलो हीट और लाइट की बात छोड़ दो, यहां पर तो हमको बॉन्ड ब्रेक किसके हो रहे हैं वो समझना है ना। तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे बिटवीन द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये है हमारे रिएक्टेंट के रिएक्टेंट्स, राइट, ओके। रिएक्टेंट्स है हमारा मीथेन, हमारा ऑक्सीजन। अब यहां पर हो क्या रहा है? रिएक्टेंट्स बदल रहे हैं प्रोडक्ट्स में। तो यहां पर देखो, जो हमारा मीथेन है, ओके, ये मीथेन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है बॉन्ड से, ओके। तो ऐसे कुछ 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, ओके। मीथेन सॉरी, मतलब कार्बन हमारा, ओके, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है बॉन्ड से, ओके। तो ऐसा ये हमारा जो कार्बन है 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ। तो जब इस कार्बन जब ये रिएक्शन हो रहा है, तब ये जो बॉन्ड्स है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के, इनको टूटने होंगे, तभी जाके हमारा कार्बन यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बना पाएगा, ओके, या फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना पाएगा, बरोबर।
जब वो हाइड्रोजन का साथ छोड़ेगा तभी जाके ऑक्सीजन का साथ पकड़ के ही कार्बन डाइऑक्साइड बना पाएगा। तो हाइड्रोजन का साथ छोड़ने के लिए उसको बॉन्ड ब्रेक करवाने पड़ेंगे, और इसी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए प्रोसेस के लिए मैंने बोला था आपको क्या लगती है, एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब की जाती है। ओके, तो इसी कारण हम लोग हीट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हीटिंग भी कर रहे हैं हम लोग इस रिएक्शन में। ओके, बट चलो ये हीटिंग वाली बात तो छोड़ दो, पर एनर्जी तो लगती है भाई बॉन्ड ब्रेक होने के लिए। उसी तरह जब बॉन्ड बनता है, ओके, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स, ओके, टू गिव प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स बनने के लिए जब बॉन्ड बनता है, ओके, बिटवीन द एटम्स, तो एनर्जी रिलीज होती है। ओके, मस्त एनर्जी निकल जाएगी। कैसे? अब ये देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तब कार्बन और ऑक्सीजन इनके बीच में कुछ बॉन्ड बनता है। ओके, तो ऐसे दो बॉन्ड्स बनते हैं, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, दूसरे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ऐसे दो बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये जब बॉन्ड बन रहे हैं ना, तब एनर्जी रिलीज होगी। ओके, देखो, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। और तब क्या होगी, जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इन सिंपली आप याद रखना, जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ओके, एनर्जी रिलीज होगी। जब बॉन्ड ब्रेक होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यूनिवर्सल रूल है हमारे केमिकल रिएक्शन का, होना ही है ये। पर अब जब हम लोग थोड़ा ध्यान दें इस रिएक्शन पर, तो कुछ एनर्जी हमको लग रही है, ओके, बॉन्ड ब्रेक करने को, पर वैसे ही जब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज भी हो रही है। सपोज मैं कुछ यूनिट नहीं ले रहा हूं, अगर मेरे को 30 एनर्जी लग रही है यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए रिएक्टेंट्स के, और 60 एनर्जी रिलीज हो रही है जब बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के। ओके, तो देखो, हम लोग अगर बात करेंगे नेट एनर्जी की, ओके, जिस इस रिएक्शन में जो नेट एनर्जी हमको समझ में आएगी, ओके, वो कैसे? जब हमको पता है कि भाई 30 एनर्जी लग रही है, 60 दी जा रही है, तो इस 60 में से ही 30 इसको दे दी, तो बचेगी कितनी? नेट 30 और बचेगी जो रिलीज हो रही है। बात समझ में आ गई आपको? मैं कंपेयर कर रहा हूं दो एनर्जीज को, ओके, जो एनर्जी लग रही है रिएक्शन में और जो एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन में। लग रही है टू ब्रेक द बॉन्ड्स, रिलीज हो रही है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो ये 30 है, ये 60 है, सपोज ऐसे में मान रहा हूं। तो इसमें से देखो, ये 30 एनर्जी लग रही है ना, और ये 60 एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 60 में से अगर मैं ऐसे 30 + 30 लिखूं तो भी 60 ही है। तो 60 में से ये जो 30 एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो ही समझ लो ये 30 एनर्जी और ये 30 एनर्जी कैंसिल हो रही है, तो बची कितनी? 30 एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट? यहां पर 30 और यहां पर 30 कैंसिल हो गया। ओके, ये 60 तो छोड़ दो, अब इस 60 को मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया 30 + 30 में। ओके, तो आप उसको भूल जाओ। ओके, बरोबर। तो अब यहां पर 30 एनर्जी थी, यहां पर 30 एनर्जी कैंसिल हो गई, तो बची क्या? सिर्फ 30 एनर्जी यहां पर जो रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में एक तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अगर मैं कुछ नंबर का खेल उल्टा कर दूं, सपोज यहां पर 60 लगेगी, 60 एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यहां पर 30 एनर्जी रिलीज हो रही है सपोज, तो क्या होगा? अब मैं 60 को 30 + 30 लिख देता हूं, बात सेम ही रहेगी ना। चलो, तो अब क्या होगा? 30 + 30 लिख रहा हूं मैं, तो अब यहां का 30 और यहां का 30 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से ये हो रहा है, ओके, दूसरे वाले एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से, कि भाई 30 एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, ओके, सिर्फ 30 एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यहां पर 30 एनर्जी यहां पर सपोज रिलीज हो रही है पहले सिनेरियो के हिसाब से। इसका मतलब क्या होगा? दोनों एनर्जी को कंसिडर करेंगे तो एक तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी रिएक्शन में। बात समझ में आ गई? ओके, दोनों भी एनर्जी वैल्यूज को कंसिडर करने के बाद एक तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी। अब डिपेंड करता है, अब छोटा सा एक मतलब सिनेरियो ही समझ लो। ओके, सिंपल सी बात, जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी बाय द रिएक्टेंट्स, ओके, जैसे कि दूसरे सिनेरियो में हो रहा था कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट? यहां पर देखो रिएक्शन में 30 एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? रिएक्टेंट्स से एब्जॉर्ब करते हैं ना बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। तो देखो, जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है बाय रिएक्टेंट्स, ओके, रिएक्टेंट्स थे हमारे मीथेन और ऑक्सीजन, ये क्या कर रहे हैं? ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ओके, टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स बनने के लिए। तो क्या होगा? बात सीधी सी है, ये रिएक्टेंट्स ये एनर्जी खाएंगे, ओके, एब्जॉर्ब करेंगे और प्रोडक्ट्स बनेंगे।
ओके, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की जो एनर्जी है ना, ये रिएक्टेंट और ये जो मिलने वाली एनर्जी है इसका मिलन है। ओके, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्लस जो एनर्जी रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो भी मिलके ही प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट की उतनी एनर्जी होगी। बात समझ में आ गई आपको? सिंपल सी है ना, रिएक्टेंट्स की कुछ एनर्जी है यहाँ पर वो एक्स्ट्रा एनर्जी खा रहे हैं अब, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है केमिकल रिएक्शन में, तो एक्स्ट्रा एनर्जी खाने के बाद वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ओके, तो ये दोनों एनर्जीज का मिलन ही होगा प्रोडक्ट की एनर्जीज, प्रोडक्ट की एनर्जी। ओके, क्योंकि कुछ एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास थी, कुछ एनर्जी रिएक्टेंट ने अंदर ले ली और प्रोडक्ट बन गया। ओके, तो मीथेन ऑक्सीजन ने कुछ एनर्जी ले ली सपोज और प्रोडक्ट बन गए। ओके, तो जो भी प्रोडक्ट बन गए उन प्रोडक्ट्स में भी ये एनर्जी चली गई, अब एक्स्ट्रा एनर्जी। ओके, रिएक्टेंट की एनर्जी के साथ, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या बन गई, रिएक्टेंट की एनर्जी के साथ एक्स्ट्रा एनर्जी चली गई, तो मतलब रिएक्टेंट प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी जो थी वो ही बन गई प्रोडक्ट की एनर्जी। बरोबर, बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर? तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोडक्ट की जो एनर्जी है ना, अगर हम लोग इसको अब रिएक्टेंट की एनर्जी के साथ मतलब कंपेयर करें, ओके, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है भाई, रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है भाई, सिर्फ रिएक्टेंट की एनर्जी, राइट? तो बात सीधी सी है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर कम पड़ रही है। ओके, ये तो प्रोडक्ट की एनर्जी है, बरोबर? ओके, तो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर कम है कहीं ना कहीं, क्योंकि रिएक्टेंट प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी और सिर्फ रिएक्टेंट, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यही बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, सपोज ये 30 है, एक्स्ट्रा एनर्जी 30 है और रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, 30, तो हमको पता है 60 इज ग्रेटर देन 30, तो 60 इज ग्रेटर देन 30, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है देन द रिएक्टेंट्स एनर्जी। देखो, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है देन द रिएक्टेंट्स एनर्जी जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है बाय द रिएक्टेंट्स। सिंपल सा कोरिलेशन था। तो अगर हम लोग इसको ग्राफ के फॉर्म में समझना चाहें, ओके, तो देखो क्या होगा, ये है हमारा ग्राफ का प्लॉट, सिंपल। ओके, ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये है हमारा रिएक्शन जिस वे में प्रोसीड हो रहा है वो। ओके, तो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है ऐसे। ओके, तो यहां पर शुरुआत में क्या था, प्रोडक्ट की जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो तो 30 है सपोज। ओके, तो मैं यहां पर देखो 10, 20, 30 ऐसे लगा रहा हूं। ओके, 40, 50, 60, ठीक है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी 30 है, इनिशियली हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, 10, 20, 30 इतनी है। ओके, तो मैंने यहां पर लिख दिया रिएक्टेंट की एनर्जी R। ओके, पर अब वो एक्स्ट्रा एनर्जी खा रहा है, ओके, जो 30 है, और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट से अब क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है, और प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी हो रही है, फिर रिएक्टेंट की एनर्जी में 30 ऐड होके प्रोडक्ट की एनर्जी बन रही है 60, करेक्ट, प्रोडक्ट की एनर्जी बन रही है 60। तो मैंने प्रोडक्ट की एनर्जी प्लॉट कर दिया यहाँ पर। ओके, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, देखो 60 वाली। ओके, तो क्या हो रहा है, देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी में क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। बात बन गई, समझ में आई? तो देखो ये हो गया उसका प्लॉट। ओके, ऐसे तो क्या हो रहा है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है? यहां पर रिएक्टेंट के पास कम एनर्जी थी, पर प्रोडक्ट बनने के बाद केमिकल रिएक्शन में होने के बाद जब प्रोडक्ट बने तब एनर्जी बढ़ गई। ओके, तो यही समझने वाली बात थी हमको, एनर्जी चेंजेस वाली। अब उसी तरह से उल्टा सिनेरियो लेते हैं, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ओके, तो कुछ देर पहले हम लोग ने देखा था ना कि अगर हम लोग सिनेरियो नंबर 1 लेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, व्हेन द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड। ओके, तो अब ऐसा सिनेरियो है, इफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, जैसे पहले वाला था। ओके, तो क्या होगा, इसका मतलब पहले तो भाई रिएक्टेंट्स थे, फिर वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, और प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हुए तब एनर्जी रिलीज भी हो रही है। तो जो भी एनर्जी रिएक्टेंट के पास थी, ओके, अब उसने कोई एनर्जी खाई नहीं है। ओके, कोई भी एनर्जी उसने ऐड नहीं की है उसके अंदर। तो क्या हुआ है, सिर्फ रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट्स दिए, ओके, या फिर रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट्स में, और साथ ही साथ उन्होंने एनर्जी भी रिलीज की। तो ये टोटल एनर्जी थी भाई रिएक्टेंट की। ओके, सपोज ये है 60। ओके, तो ये प्रोडक्ट भी दे रहा है। ओके, अब प्रोडक्ट की भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और ये एनर्जी भी रिलीज कर रहा है। तो सपोज ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो 30 है, तो खुद के पास 60 थी रिएक्टेंट के पास, अब वो 30 एनर्जी रिलीज कर रहा है। बात बन गई? तो अब बचा कितना, 30, तो प्रोडक्ट की फिर 30 रहेगी, करेक्ट, क्योंकि इसके एनर्जी से ही ये सारी एनर्जीज आएंगी। बात समझ में आएगी? रिएक्टेंट्स के एनर्जी से ही प्रोडक्ट और ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो आएगी। तो अब ओके, पहले अब समझ में आएगा आपको बात कि क्या हो रहा है, फिर ये जो एनर्जी है अब रिएक्टेंट की एनर्जी वो ज्यादा है देन द प्रोडक्ट की एनर्जी, राइट? देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है
ज्यादा है देन द प्रोडक्ट की एनर्जी। ओके, तो इसका प्लॉट अगर हम लोग देखें तो फिर उसी तरह कुछ होगा। ओके, सेम टाइप का प्लॉट, अमाउंट ऑफ एनर्जी में अगर लिख दूं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स, ऐसे इस डायरेक्शन में। ओके, जैसे मैंने बता दिया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। फिर अब यहाँ पर फिर से मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे कर लूँ, तो रिएक्टेंट की भाई पहले तो 60 थी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्टेंट की 60 थी, पर बाद में प्रोडक्ट की कितनी हो गई, 30 हो गई। तो देखो 50, 40, 30, तो यहाँ पर आ गए चलो प्रोडक्ट। ओके, तो क्या हो रही है, देखो एनर्जी चेंज हो रहा है इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये मुझे सारी चीजें समझानी थी, पर यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे सर अब इसका क्या ही लेना देना है आगे के टॉपिक से। ओके, यही चीज हमको आगे के टॉपिक समझने में मदद करेगी, हमारे रिएक्शन के टाइप्स। ओके, क्योंकि अब तो हमको क्लियरली समझ में आ गया कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, एक तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये वाली चीज एक बार समझ लो इससे आगे बढ़ने से पहले कि हर एक केमिकल रिएक्शन में फिर क्या है भाई, डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, है ना भाई। इसीलिए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी एक तो कम है या फिर ज्यादा है। ओके, तो कम ज्यादा है मतलब डिफरेंस है इन द एनर्जी बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, सिंपल से समझने वाली बात थी। ओके, चलो, तो अब ये जो चीज है इसी को हम लोग समझेंगे। अब देखो हमको तो समझ में आ गया कि भाई एक तो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी जो है वो एक तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, करेक्ट। पर जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी वो हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ओके, एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ओके, तो अब डिपेंडिंग ऑन वेदर द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब डिपेंड करता है कि अब केमिकल रिएक्शन में अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ओके, या फिर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे रिएक्शन के दो टाइप्स। ओके, कौन से, तो ऐसा रिएक्शंस। ओके, अब दोनों टाइप्स हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पर मैंने बताया देखो किस चीज पर डिपेंड करेगा रिएक्शन के दो टाइप्स। एक तो हमारी जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है वो जो हीट एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है, तो एक तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन में, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ओके, ध्यान देना, समझना, जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर रिलीज हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी हो सकती है, करेक्ट। अब डिपेंडिंग ऑन जो हीट एनर्जी उसके फॉर्म में हो सकती है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर रिलीज, तो एक तो जो भी हमारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी उसके ऊपर डिपेंड करेंगे दो टाइप्स। पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वाला टाइप, दूसरा है एंडोथर्मिक, उल्टा पुल्टा कैसे भी आप बोल सकते हो। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन को क्या है और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो अब यहां तक तो कहानी हमको क्लियर है। तो केमिकल रिएक्शन में हमारी अगर एनर्जी रिलीज हो रही है एक्सो, ओके, तो रिलीज ये याद रखना दिमाग में। ओके, बस, और बात बन गई अब। ओके, तो देखो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम लोग ने क्या बोला, वो हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ओके, तो इसका मतलब अगर हम लोग ऐसा कहें कि केमिकल रिएक्शन में अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके, सिंपली जैसे हम लोग ने देखा कि भाई रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स बन रहे थे और एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब ये एनर्जी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसी को कहते हैं हम लोग हीट एनर्जी, राइट। तो अगर कोई रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो रिलीज, थर्मिक मतलब हीट से रिलेटेड। ओके, सिंपल। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके, तो वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं भाई, देखो आपके सामने अगर मैं कार्बन रखूं और अगर मैं उसको बर्न करना चाहूं, ओके, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, उसको हीट करना शुरू कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो बर्न कर रहा हूं मैं अब कार्बन को। ओके, तो क्या होगा भाई, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, सिंपल सी चीज है। पर उसके साथ एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर हीट एनर्जी रिलीज होगी, या फिर सिंपली हम उसको कह सकते हैं हीट रिलीज होगी। तो ये बन गई अपनी एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसे ही अब देखो अगर मैं ओके सिंपली कोई और रिएक्शन की बात करूं,
जिसमें जिसमें ऐसे ही टाइप का ही हमें हीट एनर्जी रिलीज होगी, तो वो है हमारा पानी बनने का रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन गैस, जैसे यहां पर कार्बन बर्न हो रहा था, ओके, कार्बन बर्न हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वैसे ही हाइड्रोजन अगर हम लोग उसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, तो वो देता है हमें पानी, वाटर, और उसके साथ ढेर सारी हीट एनर्जी भी हमको फ्री में गिफ्ट करके देता है। ओके, थोड़ी ही देर पहले हम लोग ने एक रिएक्शन देखा था जिसमें हम लोग मीथेन को बर्न कर रहे थे, राइट, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीथेन को बर्न कर रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो रहा था भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा था, वाटर वेपर फॉर्म हो रहा था, ओके, और उसके साथ साथ हीट और लाइट भी मिल रही थी हमें। तो यहां पर भी क्या होता है मालूम है, यहां पर भी हीट एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो जो भी रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होगी वो हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ओके, तो और भी एक ऐसा रिएक्शन है इंटरेस्टिंग सा, ओके, वो हम लोग देख लेते। उस रिएक्शन ने बहुत ज्यादा हमें फायदा किया है केमिस्ट्री में। तो अगर मैं नाइट्रोजन को हाइड्रोजन इन दोनों को, ओके, मैं रिएक्ट करवाऊं, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ओके, कैटलिस्ट, ओके, फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है ये, ओके, और टेम्परेचर अगर मैं इसको हीट करूं 450 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पर, और 200 एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा प्रेशर पर, ओके, 200 एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा प्रेशर, ओके, मतलब प्रेशर इज ग्रेटर देन 200 एटमॉस्फेयर, ये सारी कंडीशंस को फॉलो करूं तो मुझे मिलता है भाई साहब अमोनिया। ओके, अब मैं बैलेंस नहीं करूंगा, बहुत ही इजी जैसे रिएक्शंस है। ओके, N2 + 3H2, यहाँ पर 2NH3, ओके, तो आप बैलेंस देखोगे तो वो बैलेंस्ड ही रहेगा। ओके, 2N 6H यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2N और यहाँ पर 3 to the 6H। ओके, तो वैसे ही छोटे छोटे रिएक्शन जो पीछे पीछे हम लोग ने किए उन वो भी अनबैलेंस रहेंगे, तो आप बैलेंस खुद से कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भी भाई साहब ढेर सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो आप कहोगे सर हमने बहुत सारे अब रिएक्शंस के आपने एग्जाम्पल बताए, हम अगर कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है यहाँ पर कि सर हम लोग रिएक्शन करवाने के लिए भी तो हीट कर रहे, यहां पर हीट किया, यहां पर हीट किया, यहां पर हीट किया, यहां पर हीट किया, ओके, तो हीट तो हम लोग सारे रिएक्शन में करवा रहे। तो आप कह रहे हो सर कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है पर यहां पर तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी तो हो रही है। ओके, तो ये कैसे सिर्फ मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुए? ओके, यहां पर कैसे आप कह सकते हो कि हीट एनर्जी सिर्फ रिलीज ही हो रही, यहां पर तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी तो हो रही है। ओके, देखना मैंने क्या कहा था, ये वाली एरो वाले ऊपर जो हम लोग हीट कर रहे हैं ना उसको कंसिडर मत करना। हम लोग ने क्या सीखा है, केमिकल रिएक्शन में एक तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। ये सारे रिएक्शंस में हम लोग भले रिएक्शन करवाने के लिए हीट कर रहे हैं, पर रिएक्शन लास्ट में हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो जितनी एनर्जी यहां पर लगी बॉन्ड ब्रेक करने को और जितनी एनर्जी यहां पर लगी बॉन्ड फॉर्म होने के बाद जो रिलीज हुई, सॉरी, जितनी एनर्जी यहां पर बॉन्ड फॉर्म होने के बाद रिलीज हुई, उनका कंपेयर करेंगे तो कुछ एनर्जी हमेशा यहां पर ज्यादा होगी। तो यहां पर ज्यादा होगी तो हम लोग कैंसिल करेंगे और यहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी जो बचेगी वो रिलीज हो रही है, और वो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और ऐसे रिएक्शन जहां पर एनर्जी हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज, वो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आ गई बात समझ में आपको? ओके, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हीट ही करना पड़े। ओके, जिसमें हम लोग हीट ना करें फिर भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके हमको प्रोडक्ट्स देंगे और बकायदा हीट एनर्जी रिलीज करेंगे। ओके, ऐसे भी होते। ओके, पर अब चलो हम लोग ने वो सारे रिएक्शंस के मतलब ये वाले रिएक्शन देखे जिसमें हीट कर रहे थे हम लोग, मैंने जानबूझ के लिए ताकि आपको वो डाउट ना रहे दिमाग में। अब ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की खास बात है, देखो, रिएक्शन कैन कंटिन्यू without the supply of energy from the external source। ओके, क्यों ऐसा है भाई? रिएक्शन कंटिन्यू क्यों हो सकती है, क्यों, या फिर कंटिन्यूसली रिएक्शन क्यों चल सकती है विदाउट द सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स? मतलब हम लोग अगर सपोज मैं यहाँ पर ये N2 और H2 का रिएक्शन करवा रहा हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा रहा हूँ, और मैं इस रिएक्शन करवाने के टाइम पर हीट कर रहा हूँ शुरुआत में। ओके, तो शुरुआत में हीट करने के बाद अगर मैंने बाद में एक बार हीट कर दिया, प्रोडक्ट्स बन गए, हीट रिलीज हो गई, अब मैंने हीट करना बंद कर दिया,
तो भी रिएक्शन कंटिन्यू होगी। ओके, हीट करना बंद किया मतलब विदाउट द सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, हीट करना बंद कर दिया मैंने अब। ओके, इन दोनों को जो हीट कर रहा था मैं, ओके, ये बंद हो गया अब। तो विदाउट द सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, राइट, फिर भी रिएक्शन कंटिन्यू होगा, हो सकता है। कैसे, क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये जो हीट एनर्जी है ना जो रिलीज हो रही है, वो हीट एनर्जी यूज की जा सकती है टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ओके, बात समझ में आ गई? तो रिएक्शन कैन कंटिन्यू। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हीट एनर्जी इतनी ही रिलीज हो कि भाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए काफी हो, पर कभी कभी हीट एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो वही एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। फिर से बॉन्ड बनेंगे तो फिर से हीट एनर्जी रिलीज होगी, फिर से वही एनर्जी यूज करेंगे, फिर से बॉन्ड बनेगा, फिर से एनर्जी रिलीज होगी, फिर से वही एनर्जी यूज करेंगे। तो ऐसे रिएक्शन चलते रह सकती है हमारी। ओके, मजेदार है ना, मजा आ रहा है? अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस पर। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, सिंपल सी चीज। तो रिएक्शन में हमें पता है एक तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी। अब तो मैंने ये बहुत बार बोला है तो आपके दिमाग में ये फिट हुई रहेगी चीज। ये मैं जानबूझ के 3-4 बोल रहा हूँ, 3-4 बार मैं हर एक टॉपिक के पहले बोल रहा हूँ ताकि आपको उस टॉपिक से पहले कंफ्यूजन ना हो। ओके, क्योंकि जैसे मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया, आपको कुछ रिएक्शंस में आपको दिखा होगा कि हम लोग हीट कर रहे हैं, फिर कैसे एनर्जी सिर्फ रिलीज हो रही है, हीट तो एब्जॉर्ब भी हो रही है। वो चीजें हमेशा बच्चों को तकलीफ दे सकती है। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपना, बात बन गई बस, फिर बाकी की चीजें हम लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आने लगती है। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो सब मिट्टी का ढेर है सिर्फ। ओके, रेत का ढेर है, बिल्डिंग हमारी गिर जाएगी। कॉन्सेप्ट पक्के तो बिल्डिंग अच्छे से खड़ी होगी। तो देखो, तो यहां पर जो हमारा रिएक्टेंट है, ओके, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। ओके, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और प्रोडक्ट्स देगा। सिंपल। तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब इन रिएक्शन की खास बात क्या है भाई? ये रिएक्शंस बिना, अगर हम लोग ने एक्सटर्नल एनर्जी का जो सोर्स है हमारा, ओके, या फिर जैसे कि हीटिंग, वो अगर बंद कर दी तो रिएक्शन बंद, खत्म। रिएक्शन कैन नॉट कंटिन्यू, आगे नहीं बढ़ेगी रिएक्शन। शुरुआत में हीट किया, बाद में बंद कर दिया, रिएक्शन बंद। क्यों? क्योंकि यहां पर रिएक्शन होने के लिए ही एनर्जी लग रही है ना, क्योंकि रिएक्टेंट को तो एनर्जी चाहिए। ओके, वो बिना रिएक्टेंट, हमारे रिएक्टेंट्स बिना एनर्जी के प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अगर शुरुआत में हम लोग ने हीट कर दिया तो रिएक्टेंट को एनर्जी मिल गई, प्रोडक्ट बन गई, बाद में हीट करना बंद कर दिया तो यहां पर तो कोई एनर्जी नहीं रिलीज हो रही है ना। तो मतलब यहाँ पर जैसे एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो रही थी तो वो हम लोग यूज कर रहे थे, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो हमें एनर्जी चाहिए, बकायदा एनर्जी चाहिए हमें। ओके, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ओके, तो गजब का खेल है यहाँ पर, तो इसीलिए एनर्जी चाहिए। ओके, तो अगर हम लोग रिएक्शन चालू कर दिए, रिएक्टेंट एनर्जी ले ली, प्रोडक्ट बन गया, बीच में एनर्जी बंद कर दी, एनर्जी सोर्स बंद कर दिया, तो एनर्जी आना बंद हो गया, तो रिएक्टेंट ही बच पड़ा रहेगा, रिएक्टेंट वैसे ही पड़ा रहेगा, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? तो हम लोग कुछ फटाफट एग्जांपल्स देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के। ओके, तो सबसे पहले तो मेरा फेवरेट वाला है ये कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम लोग लेंगे, ओके, तो इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो इसको अगर मैं लूंगा और मैं इसको एकदम जबरदस्त हीट करूंगा, ओके, अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो मुझे मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसको कहते हैं क्विकलाइम। ओके, इसको तो मैंने बताया लाइमस्टोन कहते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस के फॉर्म में निकल जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा सकते हो। देखो, ये एक रिएक्टेंट है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स दे रहा है हीट करने पर। तो मतलब पहले तो बात, ये एक रिएक्टेंट 2 से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब ये टूट रहा है, तो डिकम्पोजिशन हो रही है, और हीट करने पर हो रही है, हीट के वजह से हो रही है, तो इसका मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन है, हो रही है यहाँ पर। ओके, तो चीजों को रिलेट करना सीखना है हमें। जितना ज्यादा आप दिमाग में वेब बनाओगे, चीजों को रिलेट करोगे, उतना ज्यादा आसान होगा आपके लिए भी। ओके, तो आपको बार बार वही चीजें रिवाइज करनी नहीं पड़ेंगी। आपको एक बार समझ गई चीज, आप थोड़ा रिलेट करना सीख जाओगे, और चीजों को हमेशा रिलेट करते रहोगे साइंस में, तो कम टाइम लगेगा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी देर में आपने यहाँ वहाँ उसको रिलेट कर करके आपके दिमाग में फिर से रिवीजन हो गया होगा उसका। ओके, और ऐसी साइंस पढ़ते हैं, सारी चीजों को एक दूसरे से रिलेट करना सीखना आना चाहिए हमें। ओके, तो जहाँ जहाँ आपको समझ में आ रहा है रिलेट करने को, आप रिलेट कर पा रहे हो, वहां पर रिलेट कर दीजिएगा। ओके, अच्छी बात है ये, आगे आगे भी आपको इसी चीज का बहुत फायदा होगा। ओके, चलो, तो अब
यहां पर क्या हो रहा है, देखो हम लोग हीट कर रहे हैं, ये टूट रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसके। पर यहां पर ना देखो जो एनर्जी हमको पता है, एक तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, यहां पर एनर्जी ना एब्जॉर्ब होती है। ओके ओके, तो मैंने इसीलिए रिएक्टेंट के साइड में लिख दिया हीट। क्लियर? तो जब भी आपको ऐसे दिखेगा कि रिएक्शन में भाई रिएक्टेंट के साइड पर हीट करके लिखा हुआ है और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, इसका मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, वैसे तो कोई लिख के देता नहीं है, पर अब समझने के लिए हम लोग ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब देखो इसी रिएक्शन के ऊपर हम लोग थोड़ा और पीछे जाते हैं। ओके, और हम लोग, मैंने बताया था ना आपको कि ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट करना जरूरी है ही नहीं, पर वो एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं। ओके, तो चलो वो हम लोग देखेंगे, पर पहले हम लोग एंडो वाले ही रिएक्शंस को पहले कवर अप कर लेते हैं, फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो वैसे जैसे हम लोग ने यहाँ पर एक रिएक्शन का एग्जांपल देखा, वैसे अगर मैं नाइट्रोजन गैस लूँ और ऑक्सीजन का गैस लूँ, ओके, और अगर मैं इसको हीट करूँ, मस्त एकदम अच्छा खासा हीट करूँ, ओके, 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ये मुझे नाइट्रिक ऑक्साइड करके प्रोडक्ट देता है। ओके, अब इसको आप खुद से बैलेंस कर लो, सिंपल सा बैलेंसिंग है। इस रिएक्शन में होता क्या है मालूम है? इस रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट्स है, ओके, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो बन गया अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, ये एरो वाली हीट एनर्जी को नहीं समझना है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है। वो तो हमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और बॉन्ड बनने के बाद, जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगती है और बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, उससे समझ में आता है कि भाई क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एनर्जी रिलीज हो रही है। उसके बाद हमको समझ में आता है कि भाई अगर एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एनर्जी हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, अब इसके अलावा और एक एग्जांपल है मजेदार। देखो हम लोग अगर कार्बन लेंगे, सल्फर लेंगे, दोनों को मस्त अच्छे से हीट करेंगे, ओके, तो हमें मिलता है कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, इसका नाम तो सुना ही होगा आपने। ओके, अगर नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं। तो इसमें भी क्या होता है, देखो हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है बाय दिस रिएक्टेंट्स। ओके, तो ये भी बन गया अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्लियर? अब मैंने बोला था ना कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इससे रिलेट करके हम लोग कुछ करेंगे। तो देखो एंडो तो हम लोग ने सीख लिया, मैंने आपका कंफ्यूजन भी दूर कर दिया। अगर डाउट आता भी है तो भी मैंने दूर कर दिया कि ये हीट के ऊपर नहीं जाना है कि भाई एंडो है या एक्सो है। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडो, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सो। एरो के ऊपर जो हीटिंग कर रही है उसका कोई लेना देना नहीं है एंडो और एक्सो से। ओके, क्लियर? तो एग्जांपल देखते हैं अब इसका। कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे हम लोग, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड का मैं अगर पानी के साथ रिएक्शन करवाऊं, ओके, तो ये पानी के साथ रिएक्शन करके हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। ओके, इसको स्लेक्ट लाइम कहते हैं। ओके, बच्चों को अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है भाई क्विक लाइम क्या होता है, स्लेक्ट लाइम क्या होता है। तो ये है क्विक लाइम, जैसे हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था अभी। ओके, प्रीवियस इस आगे वाले स्लाइड में। ओके, ये पानी के साथ रिएक्ट करके स्लेक्ट लाइम बनाता है। अब जब ये रिएक्ट करके स्लेक्ट लाइम बनाता है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब इस टाइम पर हम कोई हीटिंग नहीं कर रहे, ओके, पर यहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो दोनों एनर्जी कंसिडरेशन करने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि एनर्जी भाई रिलीज हो रही है और वो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एकदम मजेदार बात समझ में आ गई? क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट्स? डन? ओके, तो ये दूसरी वाली चीज भी मैंने समझा दी कि रिएक्शन कैसे कंटिन्यू नहीं हो सकता। ओके, अब एकदम छोटे छोटे से दो टॉपिक्स बचे हुए। एक तो है हमको ऐसे कुछ रिएक्शंस देखनी है जिसमें एक तो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर लाइट इवॉल्व हो रही है, या मतलब दिया जा रहा है। तो सबसे शुरुआत करेंगे, पहले ऐसी रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे जिसमें लाइट इज गिवन आउट। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, राइट, मीथेन का कंबशन। ओके, तो मीथेन का बर्निंग, राइट, देखो मीथेन का बर्निंग, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीथेन को हम लोग जला रहे हैं, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वही प्रोडक्ट्स है हमारे, वाटर वेपर, और क्या मिलता है हमें, हीट और लाइट। ओके ओके, तो देखो लाइट इज गिवन आउट, तो ये हो गया उसका रिएक्शन का एग्जाम्पल। ओके, वैसे ही लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, तो अब कौन सी रिएक्शन है जिसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और रिएक्शन होती है?
तो आपने पढ़ा ही होगा, बिल्कुल पक्का मुझे पता है, फोटोसिंथेसिस तो आपने पक्का पढ़ा होगा। और इस फोटोसिंथेसिस में देखो अब तो आपको एकदम जुबान पर होगा उसका केमिकल रिएक्शन, एकदम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपने याद कर लिया होगा। 6CO2 प्लस 12H2O। ओके, ये दोनों रिएक्ट करते हैं 6CO2 और 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, अब कहां पर होता है ये रिएक्शन? क्लोरोफिल में होता है, ये भी पता है सबको। ओके, और बनता क्या है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो हमारी जान ही निकल जाती है, ग्लूकोज। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ओके, C6H12O6 है तो ग्लूकोज है, ये अगर नहीं देता तो और भी जान निकल जाती। चलो ये नहीं देता तो भी अब कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं हम लोग। O2, 6O2 मतलब ऑक्सीजन देता है, और 6H2O ये भी देता है। अब इसके बारे में क्या ही बोले, पानी के बारे में क्या ही बोले, कितना इंपॉर्टेंट है, तो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देता है हमको। तो 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ओके, बात बन गई। ये थी हमारी रिएक्शन जिसमें लाइट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। और एक रिएक्शन है मेरे पास जिसमें लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे कि हम लोग सिल्वर नाइट्रेट लेंगे और इसके ऊपर अगर लाइट पड़ गई, ओके, सनलाइट पड़ गई, तो भाई सिल्वर नाइट्रेट का नाश हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट इसका मतलब डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होता है किसमें भाई? किसमें? सिल्वर में होता है, NO2 में होता है और O2 में होता है। ओके, इन तीनों चीजों में डिकम्पोज होता है। तो ये भी रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो। अब ये वाली तो बैलेंस्ड ही है भाई, देखो 6CO2 प्लस 12H2O, ओके, फिर C6H12O6, 6O2, 6H2O, ये तो बैलेंस्ड है अच्छे से। ये वाली बैलेंस कर दो, बात खत्म, बात बन गई। ओके, उसी की तरह अब कुछ रिएक्शंस ऐसी भी है जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो कौन सी वाली है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रिएक्शंस है, और ये इसके बारे में आप पक्का पढ़ोगे अगले साल। ओके, क्लास 10th में आपके इलेक्ट्रोलाइसिस वाले चैप्टर में, जिसमें हम लोग अगर पानी को ही ले और उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दें, ओके, तो वो हो जाता है एसिडिफाइड वाटर। अब इस एसिडिफाइड वाटर का हम लोग क्या करें? हम लोग इस एसिडिफाइड वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दें। ओके, तो क्या होगा? पानी जो हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, वो ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाएंगे, विदाई हो जाएंगी उनकी। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है, इसको भी बैलेंस कर दो, बात बन जाएगी। ओके, सिंपल सा है। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करना है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के एटम्स को बैलेंस करना है। इसके अलावा और एक रिएक्शन है मेरे पास, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार है, ये भी आप पढ़ोगे बिल्कुल। अगर मैं NaCl लूंगा, ओके, और कौन सा वाला लूंगा? मोल्टन वाला, ओके, पिघला हुआ सॉल्ट, सॉलिड फॉर्म में नहीं, ओके, लिक्विड फॉर्म में मैं अगर सॉल्ट लूंगा, उसमें से भी मैं सेम इलेक्ट्रिक करंट ही पास करवा दूंगा। तो होगा क्या? हमको इसके भी एलिमेंट्स अलग अलग होके मिलेंगे। सोडियम मेटल हमको मिलेगा और क्लोरीन गैस भी मिलेगा। ओके, अब इसको भी बैलेंस करना तो सिंपल सी चीज है, 2 क्लोरीन है तो भाई यहाँ पर भी 2 क्लोरीन कर दिया मैंने। ओके, अब सोडियम 1 है यहाँ पर, सोडियम 2 है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 2 सोडियम कर दिए। ओके, बन गई बात, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, 2 सोडियम 2 क्लोरीन। ओके, क्लियर हो गई पूरी कहानी। ओके, मजा आ गया आपको? ओके, अब फटाफट एक बार जो भी पढ़ा हुआ है उसका एक बार रिकैप भी हो जाएगा हम लोग को इन क्वेश्चन से। तो फटाफट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन, ओके, वेयर द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड। तो अब ऐसे रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है हमें जिसमें नीचे दी हुई चीजें इन्वॉल्व हो रही है। कौन सी? इवोल्यूशन ऑफ हीट इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसा रिएक्शन। इसका मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात चल रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल चिपका दो। कितने सारे एग्जांपल देखे हम लोग ने, राइट? तो वीडियो में आप पीछे जाके देख सकते हो। अगर आपको याद नहीं आ रहा है इन केस एक भी रिएक्शन का एग्जांपल, तो आप पीछे जाके देख सकते हो, सीख सकते हो और फिर अटेम्प्ट कर लो। अगर आपको याद आ रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। 1 आ रहा है, 2 आ रहे, 3 आ रहे, ज्यादा से ज्यादा जितने आ रहे पड़े हुए उतने सारे याद कर लो, लिखने की कोशिश करो। जो नहीं आ रहा है वो जाके पीछे देख लो। ओके, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट किसमें होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसका एग्जांपल पूछ रहे, वो भी जाके आप सेम ही चीज, जितना ज्यादा कोशिश करो याद करने की, हम लोग ने जो भी रिएक्शंस पढ़े उनकी, जितने ज्यादा से ज्यादा आ रहे अच्छी बात है। एक बार रिएक्शन लिख लिए तो जाके फिर से पीछे जाओ वीडियो में और एक बार क्रॉस चेक कर लो। ओके, आपका आंसर्स भी क्रॉस चेक हो जाएंगे। वैसे ही इवोल्यूशन ऑफ लाइट अब भी थोड़ी देर पहले देखा था। ओके, लाइट इवॉल्व हो रही थी, करेक्ट। मीथेन वाला एग्जाम्पल था, ओके, जिसमें हम लोग मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर हीट लाइट देता है, करेक्ट।
फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस है, सिल्वर नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन है। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी देखा था दो। ओके, दोनों वाले एग्जाम्पल, वाटर का है, वाटर के अंदर से हम लोग एसिडिफाइड वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाता है, वो सारी चीजें। और एक रिएक्शन था हमारा फ्यूज्ड NaCl वाला, वो भी लिख सकते हो। ओके, तो देखो थोड़े थोड़े मैंने हिंट्स भी दे दिए बीच बीच में, और कुछ कुछ एग्जांपल्स के रिएक्शन के मतलब कुछ कुछ एग्जांपल्स मतलब कुछ कुछ रिएक्शंस हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़े, कई सारे एग्जांपल्स है, तो आप जाके पीछे भी जाके देख सकते हो अगर आपको क्रॉस चेक भी करना है और आपको अगर याद भी नहीं आ रहा है इन केस तो। ओके, चलो बात खत्म। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं। हम लोग ने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को तो पढ़ लिया है अच्छे से, ओके, इन 2 वीडियोस में। तो अगर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत हो रही होगी, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, तो बिल्कुल आप कमेंट्स करना, कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट का बिल्कुल इंतजार करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा पढ़ के, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तो वो भी प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ओके, मुझे अच्छा लगेगा वो भी पढ़ के। ओके, या फिर आपको अगर कोई सजेशंस देना होगा, फीडबैक देना होगा, तो वो भी आप लिख सकते हो, वो भी मैं ट्राई करूंगा इनकॉर्पोरेट करने का। ओके, तो बाकी जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे ट्यून, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।